नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में पश्चिमी यूपी में चुनाव है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई भी मौका छोड़ते नहीं दिख रहे। इसी क्रम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के चलते चुनाव से पहले अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने आज अखिलेश यादव पर पाकिस्तान और जिन्ना प्रेम को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने लखनऊ में दावा किया है कि एक तरफ जहां पूरा देश उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का असली दुश्मन नहीं है और बस इसी पर राजनीति की शुरुआत वहां पर हो चुकी है। और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ ज्योति अमीन पटेल हमारे साथ जुड़ चुकी है, भाजपा की ओर से उर्विस कंथारिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से कालू वगासिया भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर कालू जी शुरुआत करना चाहूंगी। अगर बात की जाए चुनावी मुद्दों की, तो कहीं ना कहीं 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे पर अब योगी और अखिलेश के बीच में जोरदार भिड़ंत देखने को मिल रही है। जहां अखिलेश ने एक और दावा किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी और अखिलेश ने इसे ही अपने घोषणा पत्र में भी स्थान दिया। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर पलटवार करते हुए ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो बिजली नहीं मिलती थी, वो फ्री क्या देंगे। और इससे पहले भी हमने देखा था कि जब केजरीवाल जी ने प्रहार किया था कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जब से ये मुद्दा लेकर आई है फ्री बिजली देने का, तब से हर एक पार्टी यही वादा कर रही है, लेकिन वो दे नहीं पाएंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला सिर्फ केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी के पास ही है। देखिए, यूपी चुनाव में मुद्दे की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे मुद्दे, उसमें नकली मुद्दे भी है, असली मुद्दे भी है। नकली मुद्दे क्या है? जब आप पाकिस्तान और जिन्ना का जिक्र करते हो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, वो नकली मुद्दा है। जब आप हज हाउस की बात करते हो, नकली मुद्दा है। आप मानसरोवर भवन की बात करते हो, नकली मुद्दे। असली मुद्दे गायब है। असली मुद्दे क्या है? आप 300 यूनिट बिजली की बात करते हो, असली मुद्दा है। आप बेरोजगार को रोजगारी देने की बात करते हो, असली मुद्दा है। आप महंगाई को कंट्रोल करने की बात करते हो, असली मुद्दा है। आपने जो किसानों की आय दोगुनी करने का दावा किया था, वो नहीं हुई, वो असली मुद्दा है। तो असली मुद्दे पर बात क्यों नहीं करे योगी जी? वो सबसे बड़ा सवाल है। जहां तक बिजली फ्री की बात है, तो सपा ने भी 300 यूनिट फ्री की बात की है। वो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी की देन है। देश भर में सबसे पहला राज्य जिसने सही में बिजली फ्री कर दी है तो आम आदमी पार्टी ने किए, और सपा उसके नक्शे कदम पर चलती है। उसमें गलत कुछ नहीं है। आखिर में जनता का भला होने वाला है। सवाल तो योगी पर पैदा होता है कि योगी जी ने 4.5 साल तक अब तक शासन कर लिया, बिजली का 2 गुना रेट वसूल किया। अब जब चुनाव का घोषणा पत्र सपा और आम आदमी पार्टी जाहिर करती है और बताती है कि हम बिजली 300 यूनिट फ्री कर देंगे, तब योगी जी को मालूम पड़ता है कि मेरे राज्य के अंदर बिजली का भाव 2 गुना है। तब जाके वो पिछले लास्ट 6 महीना बाकी है, तब वो कहते हैं कि भाई मेरे स्टेट में भी बिजली हाफ हो जाएगी, उसका रेट हाफ हो जाएगा। तो जो लास्ट 4.5 साल तक आपने बिजली का 2 गुना रेट वसूल किया, बिल दिए ग्राहकों को यानी कि नागरिकों को, उसका क्या आप वापिस दे दो, आप वापिस दिलवा दो। 4.5 साल तक आपको मालूम नहीं पड़ा कि उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली का मार पड़ रहा है। अब जाके आपको मालूम पड़ रहा है तो आपने हाफ कर दिया। तो ये तो चुनावी घोषणा है, इसमें कोई यकीन करने वाला नहीं है। असली मुद्दा क्या है कि उत्तर प्रदेश में ढेर सारे बेरोजगार है, शिक्षित बेरोजगार है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कायदे की क्या व्यवस्था है उसकी बात नहीं कर रहा है। योगी आदित्यनाथ बार बार जिन्ना को बीच में लाते हैं, किराना में पलायन की बात करते हैं, लेकिन किराना में जाके योगी आदित्यनाथ जी ये क्यों नहीं बोलते कि किसानों की आवक दोगुनी हुई कि नहीं? पूछना चाहिए ना, तब जवाब मिलता। जवाब तो प्रधानमंत्री की जो रैलियां हुई लास्ट में उसमें भी मिल गया था। तब जाके ये डिजिटल रैली का नोटंकी आया है। जब प्रधानमंत्री ने रैलियां की उत्तर प्रदेश में, तब उसको मालूम पड़ा कि कुर्सी खाली हो रही है, तब वहां के डीएम और एसपी सबको लगा दिया। जो चुनावी रैली थी उसको सरकारी रैली में तब्दील कर दिया, तब जाके भीड़ इकट्ठा हुई। कोई सुनने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश में। उसके विधायक जाते, उसके सांसद चुनाव प्रचार के लिए जाते गली मोहल्ला में, तो जनता का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। डेप्यूटी सीएम है केशव प्रसाद मुख्य जो मौर्य, उसको भी महिलाओं ने कल परसों अपमानित किया। महिलाओं ने जो वादे किए थे बीजेपी ने लास्ट इलेक्शन के दौरान, केशव प्रसाद मौर्य उसकी पार्टी ने उसके खिलाफ सवाल किए कि ये वादों का क्या हुआ। तब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी अपमानित होना पड़ता है। ये पूरा उत्तर प्रदेश का हाल है। उसका कोई भी बड़ा नेता
चुनावी सभा को भी संबोधित करने लायक नहीं रहा, तब जाके प्री प्लानिंग करके इलेक्शन कमीशन को हाथा बना के उन्होंने डिजिटल रैलियों का और चुनाव प्रचार डोर टू डोर किया है। इतनी सारी तैयारी कैसे होगी आप बताओ मुझे। जब इलेक्शन कमीशन सडनली डिसीजन लेती है कि भाई चुनाव रैलियां नहीं होगी, सभाएं नहीं होगी, तब जाके पहले से ही कई महीनों पहले से ही वहां पे वॉर रूम बनाए गए थे। हर एक बड़े नेता के वहां उसके ऑफिस और घर के अंदर स्टूडियो बनाए गए थे। डिजिटल रैलियां करने का पूरा तैयारी करके बैठे थे वो लोग। उसको मालूम था कि हमको करवाना ही पड़ेगा, भीड़ कहीं ना कहीं इकट्ठी नहीं हो रही, कुर्सियां खाली रहे, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, भीड़ नहीं आ रही है, तो उसको डिजिटल रैलियां करना ही पड़ रहा है। और दूसरी पार्टी जिसके पास भीड़ थी उसको भी ये नोटंकी करके इसी को आता बना के अब डिजिटल रैली का पूरा उसमें कन्वर्ट करवा दिया। तो मुझे लगता है कि विफलता है। आप किसानों के गृह राज्य मंत्री का बेटा आंदोलनकारी किसानों के ऊपर गाड़ी चला के उसके रोन दिया जाता है, वहां जाकर वो क्या बोलेंगे जनता को, जनता क्या सवाल करेगी, आप अंदाजा लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर ये है कि योगी जी अभी बता रहे अखिलेश यादव जी को कि 300 यूनिट बिजली की आप बात भूल जाओ, आपने तो बिजली नहीं दी। तो मेरा सीधा सवाल यही है, योगी जी अपनी उपलब्धि गिनाए ना, कितने बिजली के कारखाने नए चालू किए योगी जी ने, वो बताओ। 4.5 साल के अंदर 2 बार आपको संसद लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला, एक बार आपने योगी जी की सरकार बनाई, आपने कितने बिजली के कारखाने उत्तर प्रदेश में बनाए वो आप गिनाओ ना। अब दूसरी बात मत करो, बिजली का प्रोडक्शन कितना परसेंटेज बढ़ गया उसकी बात करनी चाहिए, उसकी बात नहीं हो रही। बात हो रही है जिन्ना के, पाकिस्तान की माफिया राज की। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ा माफिया तो गोरखपुर में पल रहा है। बीजेपी टॉप 10 उत्तर प्रदेश के माफियाओं की लिस्ट क्यों नहीं बाहर पड़ रही? उसको लिस्ट बाहर जाहिर करना चाहिए कि हमारे टॉप 10 माफिया। वो लिस्ट इसलिए बाहर नहीं आ रही कि सबसे ज्यादा माफिया तो खुद बीजेपी में है। बीजेपी का जो माफिया है, मैं आप नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन वो माफिया क्रिकेट खेलता है और वो क्रिकेट खेलने की पिच वहां के डीएम और एसपी तैयार करते हैं। वो माफिया के ऊपर पुलिस का 25,000 का इनाम है। वो माफिया के लिए पिच तैयार होती है क्रिकेट खेलने के लिए। तो कहां है कानून व्यवस्था? हाथरस उन्नाव में बेटियों के साथ बलात्कार होता है, उसको न्याय नहीं मिलता। कहां है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था? माफिया राज तो अब चालू हुआ है। सबसे बड़ा माफिया बीजेपी में पल रहे, सबसे बड़े माफिया का अड्डा है गोरखपुर। आप उसके पर कायदे से कार्यवाही क्यों नहीं करते? आप कानून व्यवस्था की तो पुरानी बातें करते हो, अब की बात करो ना। अब क्या उत्तर प्रदेश में सही में बहाली हो गई है कानून व्यवस्था की? बताओ। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस सिलेंडर आपने मुफ्त में दे दिए, लेकिन अभी उसको रिफिल करवाए कैसे गरीब जनता? उसके लिए आप बात नहीं करते। आप लड़कियों की बात नहीं करते, सेफ्टी की बात नहीं करते। आप बोलते हो कि यहाँ दिन में भी लड़कियां सेफ है, मैं तो रात में भी सेफ है। मैं बताता हूँ कि दिन में भी उत्तर प्रदेश में अभी भी लड़कियां सेफ नहीं है, औरत तो सेफ नहीं है। कोई मंत्री बोलता है कि सोना पहनकर घूम सकती है, मैं बताता हूँ खाली हाथ भी आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लड़कियां नहीं घूम सकती, औरतें नहीं घूम सकती। तो एक कुल मिला के उत्तर प्रदेश में अनुशासन है जैसा कुछ है ही नहीं। पूरी कानून व्यवस्था डगमगा गई है, पूरा महंगाई का मार जनता सहन कर रही है, बेरोजगारी का बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। एक मैं अभी बार बार बोलता हूँ कि वहां पे कानून व्यवस्था नहीं है, मेरे आंकड़े नहीं है। मैं उर्वी जी को बताना चाहता हूँ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के आंकड़े, उसके दम पर मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आज की तारीख में अपराध हो रहे हैं। आप समाजवादी पर ठिकरा फोड़ रहे हो, लेकिन उसी के नाम पर आप माफिया राज के नाम पर आप आए थे, तो आपको माफिया राज खत्म करना चाहिए। उसके बदले आपने माफिया अपने ही पार्टी में बड़े बड़े कर दिए, उसको बड़ा मैदान दिया है कि वो माफियागिरी कर सके। उपलब्धि विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे भारतीय जनता पार्टी और योगी। जब फ्लाईओवर ब्रिज बताना था, अखबार में फ्रंट पेज में पूरी एडवर्टाइजमेंट छापनी थी, तो फ्लाईओवर ब्रिज बताया वेस्ट बंगाल का। जब एक बड़ी फैक्ट्री की एडवर्टाइजमेंट उत्तर प्रदेश में न्यूज़पेपरों में, अखबारों में देनी थी, तो फैक्ट्री बताई अमेरिका की। जब वहां पे एयरपोर्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी थी, तो चाइना का एयरपोर्ट का वहां पे फोटो डाल दिया। आप उत्तर प्रदेश का फोटो क्यों नहीं डालते? आप उत्तर प्रदेश की असली एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपने विकास किया ही नहीं है। विकास के नाम पर आप वोट मांग ही नहीं सकते। इसलिए आज की तारीख में किसको इंटरेस्ट है भाई? जिन्ना में, पाकिस्तान में, पलायनवाद में पलायन था। वो जहां पलायन हुआ है वहां जाके आप बोलो ना कि किसानों की आवक हमने दुगुनी कर दी। आपको मालूम पड़ेगा गन्ना किसानों का बकाया बाकी है, उसकी बात नहीं हो रही। जी, असली मुद्दे गायब है। ये सब असली मुद्दे, नकली मुद्दे तो हर इलेक्शन में आते हैं, लेकिन जनता को भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। जी
उर्वेश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यूपी चुनाव में हमने जैसे कि बात चल रही है कि जिन्ना देखा, उसके बाद अब्बाजान देखा, और अब पाकिस्तान की भी एंट्री हुई है, क्योंकि भाजपा की ओर से कहीं ना कहीं संबित पात्रा नजर आए अखिलेश यादव पर शाब्दिक हमला करते हुए। उन्होंने कहा कि जिसे जिन्ना से हो प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। उन्होंने ये भी लिखा कि अखिलेश जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का असली दुश्मन नहीं है, भाजपा वोटों के खातिर पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अखिलेश जी, क्या भारत का दुश्मन आपका दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान से इतना प्रेम क्यों? उर्वेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे। उर्वेश जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी ज्योति जी। एक ये तो मुद्दा है ही कि अचानक से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक और प्रश्न जो फिर से सर चढ़ पर बोल रहा है वो है कहीं ना कहीं बाहुबली। पहले हमने देखा था कि अमित शाह ऐलान करते हैं कि यूपी में आपको दिखाए नहीं देंगे बाहुबली, और उसके बाद हम देखते हैं कि हर एक पार्टी एक दूसरे पर प्रत्याक्षेप करती है कि कहीं ना कहीं आपने बाहुबली प्रत्याशी बनाया है। और इसी के चलते आज भी फिर से एक बार बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया कि अखिलेश का बस अगर चलता तो याकूब मेनन को भी वो नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान में उतार देते। जल्पा जी, देखिए, एक बात यह है कि जब जब चुनाव आते हैं, इस तरह की आक्षेपबाजी, निवेदन, विवादास्पद वगैरह सब होता है। और उसका एक मुख्य आशय ये होता है कि जनता का ध्यान समस्याओं से हटा के, उनके प्रश्नों से हटा के, इस तरह के मतलब डिरूट कर दिया जाता है, ध्यान बांट दिया जाता है, ताकि फिर वो कोई समस्याओं की बात चलती नहीं है। उसके बाद फिर यही सब पाकिस्तान भारत शुरू हो जाता है। लेकिन ये ध्यान भटकाने के अलावा इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि मुद्दा उछालने की या बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अब रही बात बाहुबली की, तो बाहुबली का ऐसा है कि यूपी की राजनीति इस तरह की है कि वहां पहले से मसल पावर का बोलबाला रहा है। तो बाहुबली जरूर उखाड़े हैं, लेकिन वो दूसरे पक्षों के उखाड़े हैं। अभी जो सत्ताधारी पक्ष है वहां बाहुबली है, लेकिन सब मंत्री बने बैठे। तो अब उनके विरुद्ध अभी कुछ केस चलेंगे नहीं, तो वो पेपर्स में नहीं दिखेगा, क्योंकि अब मंत्री को तो कौन बोलेगा ना कि बाहुबली है। तो बाहुबली तो वहां यूपी की राजनीति का एक हिस्सा बन चुका है, और शायद ही कोई विरला पक्ष ऐसा होगा कि जो ये निकालने की हिम्मत करेगा। दूसरी बात कि अब जो पाकिस्तान का निवेदन आया है और जिन्ना का, तो ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि अभी सबसे पहले पश्चिम यूपी में होंगे इलेक्शन, और वहां पे किसान आंदोलन का बहुत इफेक्ट है, और वहां पे अभी बीजेपी बैकफुट पर है, ये हकीकत है। और तो फिर जब ध्यान दे के वो एक तरह से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि निवेदन जो किया गया उसके पीछे की मंशा क्या थी। और जी वो मंशा कई बार एक होती है, लेकिन उसको उछाल के दूसरा रुख दे दिया जाता है, तो वो बात पूरी बदल जाती है। तो इस अभी जो है हालात वो ये है कि किसी तरह की समस्याओं पे कोई पक्ष बात ही नहीं कर रहा है, खास करके सत्ताधारी पक्ष, क्योंकि वो बैकफुट पर है। और यही वजह है कि गोल घुमा के बात वही हिंदू मुस्लिम पे ला दी जाती है। और जो समझदार लोग हैं, यूपी के लोग वैसे काफी शिक्षित भी हैं, क्योंकि अपने यहाँ से जो टॉपर्स आईएएस वगैरह के आते हैं बड़ी एग्जाम्स के, तो वो यूपी बिहार से आते हैं, तो वहां पे लोग स्कॉलर है और भूलने वाले नहीं है। तो आपने देखा होगा अब तक यूपी की राजनीति की पैटर्न में कभी सीएम रिपीट नहीं हुए, तो वो बदलाव होते रहते हैं, क्योंकि जी लोग उम्मीद अभी कायम रखते हैं कि शायद ये हमारा कुछ चेंज करेगा राजनीति में, या शासन व्यवस्था में, सिस्टम में कोई सुधार लाएगा। अब देखो इस तरफ अभी पश्चिम जहां तक की बात है, तो वहां पे 100% बीजेपी बैकफुट पर है। जी जी जल्द। जी
जी उर्विश जी, आपकी ओर आना जलपा चाहूंगी। जी जलपा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं कह सकता हूँ? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आपकी ओर ही आ रही थी उर्विश जी। जी। पहले तो ये हमें जानना बहुत जरूरी कि उत्तर प्रदेश जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है। वो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ा राज्य है विश्व में। 20 करोड़ जनता है। अभी इसका सब आप बता रहे हैं, कुछ बिजली की बात कर रहे हैं, कुछ जिन्ना की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी जो धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है उत्तर प्रदेश की, वो ये है कि ये सबसे बड़ा राज्य 2015-16 तक 29-30% लोग वहां गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। ये इसके बावजूद भी कि वहां से 9 प्रधानमंत्री हमने दिए हैं उत्तर प्रदेश से, तो फिर भी मेरा मेरा प्रश्न ये है कि 9 प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा राज्य, और फिर भी हमारे 30% लोग वहां के वो गरीबी रेखा के नीचे 67 साल, 68 साल, 70 साल तक क्यों थे? दूसरी बात यह है बिजली की बात, जो हम अभी नया एक एक फैशन बन गया है कि कोई भी चीज आप मुफ्त दे दो और वोट पाने का एक तरीका हो गया है। तो इसका अभी सुप्रीम कोर्ट में भी मसला अभी पेश किया गया है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जी उत्तर प्रदेश में फ्री बिजली की बात कोई नई नहीं है, इसीलिए कि वहां बगैर मीटर के कनेक्शन का तो एक सिलसिला सालों से, दशकों से चलता आ रहा है। तो वहां की जनता के लिए वो नई बात नहीं है। आप वो 300 यूनिट वाली जो बात कर रहे हैं, वो एक सिंबोलिज्म बन के रह जाएगा, ये मेरा स्पष्ट मानना है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यूपी की सांस्कृतिक धरोहर जो है उसका ख्याल करके चली है, उसका विकास करके चली है, उसका सबका साथ सबका विकास वो उसका मंत्र है, उसका सुशासन उसका बहुत बड़ा गोल है, पॉलिटिकल गोल है। हमारे लिए राम जन्मभूमि कोई एक मंदिर से बहुत आगे है। हमारे लिए राम जन्मभूमि सुशासन की भूमि है और हम सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी, योगी जी जो भी आगे कर रहे हैं वो विकास की नीति से आगे जा रहे हैं, जिसमें सबका साथ सबका विकास की बात है। वहां का कृषि क्षेत्र देख लो, वहां के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लो, सभी में हम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। वहां का जनमानस है वो ये देख रहा है। तो सिंबॉलिक जो मुद्दे आप सेंसिटाइज करना चाहते हो, इससे बात नहीं बनेगी। हमें ये 30% लोगों का भी सोचना है, और उत्तर प्रदेश एक सबसे बड़ा राज्य है विश्व का, वहां के विकास की बात भी करनी है। जी आपकी और यहाँ पर कालू जी मैं आना चाहूँगी, क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए कि पक्ष बदलाव का अभी तो एक मौसम चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में। कभी कहीं ना कहीं बसपा से कोई जाता है, कोई सपा से जाता है, कोई भाजपा से जाता है, तो कोई कांग्रेस से जाता है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया था, उम्मीदवार बनाया था, वो खुद पार्टी छोड़ते हुए नजर आए। देखिए, मैं कांग्रेस पर तो ज्यादा कमेंट ही नहीं करूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि खाता भी खुल पाएगा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी प्रियंका मौर्य, वो खुद बीजेपी में चली गई है क्योंकि उसको टिकट नहीं मिला। ये हाल है, जिसको आप पोस्टर गर्ल बनाते हो, ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो अपने कैंपेन की, वो खुद आपसे नाराज हो जाती है, आपकी पार्टी से। आप प्रियंका गांधी का एक टैग लाइन था, वही वायरल हुआ था और काफी उसकी चर्चा हुई थी, लड़कियों लड़ सकती है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर, उसकी पोस्टल गर्ल जिसको कहा जाए प्रियंका मौर्य, और बीजेपी में क्यों चली गई? क्योंकि पार्टी के अंदर इतना विखवाद है, इतनी जो सीटें जाहिर की है कि 40% लड़कियों को यानी कि वुमेन को, महिलाओं को टिकट देंगे, तो मिल नहीं रही। तो टोटल मिला के यही हो रहा है कि जो बड़ा नेता है उसको टिकट काट कर उसकी घर के फैमिली मेंबर जो लेडीज है, महिला है, उसको टिकट दिया जा रहा है। तो एक, मैं तो कहता हूँ गुजरात में खाना पूर्ति की जा रही है, इससे कोई मकसद नहीं है चुनाव जीतने का। और एक खाली अभी कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बसपा दोनों वोट कटाओ पार्टी साबित होने वाली है। ये खाली वोट काटेगी, ये जीतेगी नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि इसका खाता भी खुल पाएगा, क्योंकि वहां पे कोई उसका करंट ही नहीं है कांग्रेस का। और कांग्रेस अब तक, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हो पाई
और इतने साल से शासन कर पा रही है पूरे देश में और अलग अलग राज्यों में, उसका मेन रीजन है कांग्रेस। अगर कांग्रेस मजबूत होती इतने दिनों में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत कभी ना हो पाती। कांग्रेस दुर्बल हो गई है, तो इसका माइलेज और जी एडवांटेज अब तक भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जी जावेद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जैसे कि पहले बात की कि एक के बाद एक प्रत्याशी छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वहां से कोई टिकट लेते हुए भी नजर आया। और इसके अलावा जो कांग्रेस से भाजपा में आई अदिति सिंह की बात करें, उन्होंने तो खुद प्रियंका गांधी को चैलेंज दे डाला। उन्होंने कहा कि रायबरेली के सदर सीट से प्रियंका गांधी मेरे सामने चुनाव लड़े तो स्थिति साफ हो जाएगी। उनका कहना है कि अब रायबरेली हो या फिर और दूसरा स्थल हो, कहीं ना कहीं कांग्रेस का वजूद नहीं रहा। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं राजनेता। अब मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री से चुनाव लड़े, मैं उनको चैलेंज देता हूं, तो क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आपने जो आज मुद्दा रखा है, वो मुद्दा रखा है कि योगी बनाम अखिलेश। ये मुद्दा यहाँ पे नहीं। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, अभी दिल्ली से आके बैठा हूं। 50 किलोमीटर का पैच नेशनल हाईवे का ऐसा है, ये नहीं पता लग रहा था कि गाड़ी गड्ढे में या गड्ढा गाड़ी में। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है वो है गन्ना। यहाँ जीना नहीं चलता है, यहाँ गन्ना चलता है। और उन्नाव के किसान ने कैसे भाजपा के एमएलए को कूटा, वो पूरे देश ने देखा। कैसे मुजफ्फरनगर के एक एमएलए को गांव में नहीं घुसने दिया, वो पूरे देश ने देखा। जो जिन्ना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रेम भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान से करती है। उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे देश के प्रधानमंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी की शादी में गए थे बिन बुलाए। वहां पे हलवा खा के आए, वहां पे खीर खा के आए, और यहाँ पे आके दिखाते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो आप देश आपके साथ है और हमेशा रहेगा जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आएगी। लेकिन ये भारतीय झूठी पार्टी के जो लोग हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं और इतना भ्रम फैलाते हैं। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया है। बिजली, अगर बिजली 400 यूनिट आ जाए ना, तो 3500 रुपए का बिल आ रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे अभी मेरे जो भाजपा के साथी हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छी है, यहाँ पे कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इनको मैं कहना चाहूंगा, आप एनसीआरबी के डाटा जरूर पढ़े। वहां मर्डर में नंबर 1 है यूपी, लूट में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में नंबर 1 है, देशद्रोह के मुकदमे करने में नंबर 1 है। यूपी हर चीज में, एजुकेशन में नंबर 1, खराब एजुकेशन में नंबर 1 है, हेल्थ केयर में सबसे निचले पायदान पर है। आप नीति आयोग के आंकड़े उठा लें, आप देश की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाओं के आंकड़े उठा लें, सब में यूपी सबसे फिसड्डी है। लेकिन जो हमारे योगी जी हैं, उन्होंने 160 करोड़ रुपया जो गरीब जनता है उत्तर प्रदेश की, उसका एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया है। वो पूरा देश जानता है। और किस तरीके से जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, किस तरह से डबल इंजन की सरकार ने देश को गरीब करने का काम किया है। 84% लोग हमारे देश के परिवार जो थे, 84% परिवार हमारे देश के, उनकी इनकम कम हो गई है। और 2 लोगों का विकास हुआ है, हम 2 हमारे 2, अडानी अंबानी। पूरा देश जानता है किस तरीके से इनकम उनकी पूरे देश की जीडीपी 2 आदमियों को ट्रांसफर करी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मैं उस जिले से बोल रहा हूं, जलपा जी, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है इस जिले का नाम। आपने खूब वायरल किया होगा, देखा होगा, एक वायरल वीडियो हुआ था। जो यहाँ की सदर विधायक हैं, उन्होंने नारियल से सड़क को तोड़ दिया था। तो इतनी घटिया क्वालिटी यहाँ पे सड़कें बन रही हैं। भ्रष्टाचार खुद ब खुद धोखे से इनसे खुलासा हो रहा है, धोखे से हो रहा है, वो जान के नहीं हुआ है, धोखे से पता लग गया कि कितना भ्रष्टाचार है। 1 करोड़ की सड़क बनी थी और नारियल से वो टूट गई। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान है, जो युवा बेरोजगार है, उन्होंने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को रास्ता दिखाने का। और हमारी जो साथी काफी बार बोल रहे थे, यहाँ पे खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ही टक्कर देगी भाजपा को। और ये चौंकाने वाले आंकड़े 10 तारीख को पूरा देश देखेगा। थैंक यू जी।
ज्योति जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूँगी, क्योंकि ये बार हम यूपी चुनाव में काफ़ी वो चीज़ें भी देख रहे हैं जो आज तक किसी चुनाव में इतनी ज़्यादा हद तक देखी नहीं चाहिए गई। चाहे वो आक्षेपबाजी की बात हो या फिर ये भी देखा गया था कि कहीं ना कहीं सपा से टिकट न मिलने पर सपा के कार्यकर्ता जो आदित्य ठाकुर थे वो नाराज हो गए थे और सपा के ऑफिस के बाहर ही उन्होंने आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके अलावा ये भी देखा गया कि सपा नेता राजोल सी की उत्पीड़न की बात करते हुए एक महिला ने अखिलेश की यादव की गाड़ी के आगे भी आत्मदाह का प्रयास किया था। इसके अलावा देखा जाए तो कहीं ना कहीं रंजीता धामा जो निर्दलीय पर्चा भरने गई थी, उन्हें शायद कहीं से ऐसा पता चला कि शायद बीजेपी के लोग उनका पर्चा कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। इसीलिए उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उनकी उम्मीदवारी जो कैंसिल होती है, तो वो योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर ही अपने परिवार के साथ आत्मदाह करेगी। और अभी लेटेस्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो मीरापुर विधानसभा सीट से जो उम्मीदवार थे, उनका भी कहीं ना कहीं नामांकन कैंसिल हुआ, जिसको लेकर उन्होंने अपने आप पर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आत्मदाह की कोशिश की। यानी बार बार आ रहा है यूपी चुनाव में आत्मदाह। यूपी की जनता, जैसे मैं पहले से कह रही हूँ, आक्रामक है। और जब चुनाव होते हैं तो तब परिस्थिति किसी युद्ध की परिस्थिति से कम नहीं होती है। हर हालत में जीतने की कोशिश होती है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद जो किया जाए वो करते हैं सारे राजकीय नेता। अब इसमें मैं पहले से कह रही हूँ कि धर्म को जीवन में कोई नहीं उतरता है, लेकिन वही नेता धर्म की दुहाई लेके, धर्म का नाम लेके राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, धर्म के रक्षक बने बैठे हैं। लेकिन धर्म का रक्षक बनने के लिए पहले धर्म जीवन में उतारना पड़ता है। वो कहीं किसी नेता के जीवन में नहीं है, किसी पक्ष की नीति में नहीं है। तो ये जब आता है, जब पूरा आक्रामक मूड आ जाता है, क्योंकि उस वक्त जी जान पे आ जाता है हर प्रत्याशी। उनको लगता है कि भाई हम ही जीत पाएंगे और हमें ना देकर हमारा पक्ष हमारे साथ अन्याय कर रहा है, क्योंकि हर टिकट चाहने वाले उसी भ्रम में होते हैं कि भाई हमारे अलावा और कोई है ही नहीं। वो तो जब चुनाव के रिजल्ट आते हैं तब पता चलता है कि कौन कितने पानी में था। तो तब तक तो ये भ्रम रहता है। और जब तक मैं बात करूं कि भाई ये जो बाहुबली का सफाया किया, तो इसमें यह है बाहुबली का हुआ या किसान आंदोलन, तो वो दो बहुत गलत मैसेज सत्ताधारी पक्ष की तरफ से गए। एक हुआ कि किसान आंदोलन 1 साल तक चला और तब तक सत्ताधारी पक्ष ने उसको हल्के से लिया, सीरियसली नहीं लिया। ये बहुत गलत मैसेज गया यूपी, हरियाणा और पंजाब की किसान से, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोग किसान हैं। तो कि भाई हमारी सरकार को तो पड़ी नहीं है, ये सिर्फ वोट मांगने के लिए ये सब वादे किए जा रहे हैं। ये पहला मुद्दा था। दूसरा था जो लखीमपुर में अजय सिंह का बेटा था, उसने जो गाड़ी चढ़ाई, उस वक्त भी पहले तो उस पे लीपापोती ही की गई। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेके इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, तब जाके पहले भी उसमें भी टालम टोल किया गया, लेकिन जब स्ट्रिक्टली कहा गया तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये दो चीज बहुत गलत संदेश लेके गई है जनता के बीच में। मैं इसे कह सकती हूँ कि ये गलतियां थी सत्ताधारी पक्ष की। तो अब जो उसके लिए डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि देखिए भाजपा की स्टाइल है कि गलती तो मानने की नहीं, बस अच्छा अच्छा बोलते रहो, जाहिरात करते रहो, विज्ञापन बहुत आते हैं। लेकिन मैं देखती हूँ कि एक तरफ से कोई भी राज्य में सीएम जाहिरात कर देते हैं, लेकिन बाद में वो सर्कुलर होता ही नहीं, मतलब उसका अमल नहीं होता है। तो इस तरह की जाहिर का मतलब ये क्या है कि विज्ञप्ति का, कि भाई आप सिर्फ पब्लिसिटी चाहते हो। अब जनता एक बार मूर्ख बनेगी, 2 बार बनेगी, हर बार नहीं बन सकती। अब जैसे गैस के फ्री सिलेंडर की योजना थी, उज्ज्वला योजना, तो सबको फ्री सिलेंडर बांट दिए, लेकिन फिर बाद में रिफिल 1000 रुपया कर दिया और पिछले दरवाजे से जो सब्सिडी जमा होती थी वो बंद कर दी। तो लोग अब वो नहीं है, सबके घर में सिलेंडर पड़े हुए हैं या फिर वापस दे रहे हैं।
तो वो आंकड़े भी जाहिर करने चाहिए। लेकिन हाँ, आंकड़े जाहिर न करे, लेकिन सरकार अगर ये मानती है कि इस बात से जनता बेखबर रहेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जाहिर ना करो तब भी इन योजनाओं की विफलता होती है, वो जनता खुद भुगतती है। तो जब भुगतती है तो उसके रिजल्ट पता चल ही जाते हैं कि ये तो उल्लू बनाने वाली बातें थी। तो इस जी तरह की बातों से जनता रीझती नहीं है। तो इसके लिए है कि आप ठोस काम करो और जो अमल में ला सको आप उसी तरह के वचन दो। क्या जरूरत है हवाई किले दिखाने की या आसमानी चांद जमीन पे ले आने की बातें करने की। और जैसे अभी सुप्रीम में PIL हुई है, जी तो बाद में वही बात कर रही थी कि हर बार मुफ्त की कहां से आप दे रहे हो। कोई पक्ष अपने फंड से नहीं दे रहा है चीज, आप जनता के टैक्स के पैसों से ही जनता को सुविधा देते हो, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। चाहे जी फिर वो बिल्कुल वैक्सीन हो, चाहे टैबलेट हो, चाहे साइकिल हो, चाहे कुछ भी हो। और इसमें भी ये भी सारी मुफ्त की चीजों में बहुत भ्रष्टाचार होते हैं। आंकड़े जाहिर कुछ किए जाते हैं, असल में कितने दिए जाते हैं और उसमें पेमेंट कितने का होता है, ये भी एक एक्चुअली चुनाव के बाद भ्रष्टाचार करने का ही जी माध्यम बन जाता है। और ये बात जनता अब समझने लगी है। तो इस तरह की राजनीति तो बंद होनी ही चाहिए। जी बिल्कुल उर्विश जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि ये प्रसारित होने वाले ओपिनियन पोल को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए। उनका दावा है कि कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल्स का प्रसारण वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और वो मानते हैं कि मतदाता इससे गुमराह हो सकते हैं, चुनाव प्रभावित हो सकता है। और सामने अगर बीजेपी का पलटवार देखे तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से निवेदन आया कि अखिलेश यादव डर गए हैं। जल्पा जी, अखिलेश यादव जी ने जो सबसे बड़े तरीके से जो जन गुमराह करने का प्रयास किया हुआ था, वो ये था कि जब वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होने लगा था, तब वो बता रहे थे कि वैक्सीन तो हम नहीं लेने वाले हैं, पहले मोदी जी लेंगे फिर हम लेंगे। मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा कोई गुमराह करने वाली बात किसी राजनेता ने की है तो ये अखिलेश यादव ने की है। मेरे ख्याल से उसके हिसाब से सेकेंड वेव में जो वैक्सीनेशन होना था उसके पहले वो रेट कम हो गया, सेकेंड वेव का इंटेंसिटी बढ़ गया और हमने प्रजा को क्या नुकसानी पहुंचाई वो हम देख। मेरा दूसरा मुद्दा ये है कि अभी आप जावेद जी ने बताया, कालू जी ने बताया, लॉ एंड ऑर्डर की आप बात कर रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है। यूपी तो हमेशा एक माफिया राज है, वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, पहले से वो था। वहां बंदूक के बल पे चुनाव होते थे हमेशा, कभी वो कंप्लेन दर्ज होने का सिस्टम नहीं था। योगी जी आने के बाद उनका जो रवैया है, भारतीय जनता पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर सुशासन की और जो रवैया है, उसमें कंप्लेन दर्ज होने की सिस्टम शुरू हुई है। तो जब भी कोई एक विद्यार्थी है, वो अभी स्कूल जाता ही नहीं है और सडनली वो स्कूल में उनको एडमिशन मिल जाता है और वो एग्जाम में उनको 60% मिलता है, तो इनका मतलब ये नहीं है कि 60% ग्रोथ जो उनका हुआ वो गलत है। तो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के इम्प्लीमेंटेशन से आप केसेस अभी रजिस्टर कर रहे हो, उसके सामने काम कर रहे हो, तो वो ठीक बात है। उसमें से हमेशा 100% क्राइम फ्री सिविलाइजेशन तो हम देखने की अपेक्षा नहीं कर सकते, लेकिन वो जो भी क्राइम हो रहा है वो खेदजनक है, उसके सामने भी हमने कार्यवाही की है। लेकिन मेरी बात ये है कि वहां जो लॉ एंड ऑर्डर का जो संपूर्ण अभाव था, वहां लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का बन के तो उतर के आया आप है। ये कहना चाहते हैं कि जब से योगी जी की सरकार आई तब से ही एफआईआर होना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, आप ये कहना चाहते हैं? आपकी आवाज जावेद जी ठीक से आई नहीं है मुझे। मैं ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना कि मुकदमे दर्ज तभी होने शुरू हुए जब से योगी जी आए, कंप्लेंट तब से दर्ज शुरू हुई है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि योगी जी जब से आए हैं 2017 से, तब से ही उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई है। एफआईआर दर्ज करने में जो नेगेटिविज्म था सिस्टम में, पॉलिटिकली ड्रिवन नेगेटिविज्म था, वो काफी हद तक वो कम हुआ है। मैं कोई स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूं,
लेकिन जी लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो डेफिनेटली वो बड़ी है। वो जो फरियाद लेके आते हैं वो दर्ज होती है, तो उसके हिसाब से उसके जो अंक शास्त्र जो उनका जो बनता है वो आपको लगता है कि तुलना थोड़ी बड़ी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो लॉ एंड ऑर्डर आप बड़ा है। लास्ट टाइम कब उत्तर प्रदेश विजिट किए थे? मैं सारा सारा भारत में प्रवास करता रहता हूँ। नहीं, लास्ट टाइम उत्तर प्रदेश कब आए थे आप, ये मेरा सवाल है। अभी मैं दो महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में। हाँ, तो आप पूरा उत्तर प्रदेश अगर आप घूमेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश आइए, मुजफ्फरनगर आइए, तो आपको पता लगेगा क्या लॉ एंड ऑर्डर है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। आप जो बात कह रहे हैं वो जर्नल बात बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खुद उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ पे सबसे खराब लॉ एंड ऑर्डर है पूरे देश में। आप जो बात कर रहे हैं हम जो उर्विश जी, आंकड़े यहाँ पर आपको दे लॉ रहे एंड हैं वो ऑर्डर भारत की बात सरकार चल के रही है, आंकड़े तब हैं। कहीं ना कहीं ये भी बयान आया कि अगर याकूब मेनन को फांसी ना होती तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वो प्रत्याशी होते। फिर ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट दी जा रही है सपा और की ओर से, ये तो यानी कि बिल्कुल हो यहाँ पर सकता है। मुद्दा यहाँ पर आ जाता है कहीं ना कहीं घूम फिर के बाहुबली हो, या तो फिर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का हो। जी उर्विश जी। हाँ जी, मैं जो बात कर रहा हूँ वो लॉलेसनेस की बात थी। वहां लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कोई राजनीतिक दल का कोई सिंसियरिटी हमें दिखाई नहीं दिया था 68 साल तक। वो फैक्ट है। और उसी के तहत वहां की जो सिस्टम है वो भी इंसेंसिटिव हो गई थी, और जो जो कंप्लेंट्स जो दर्ज होनी थी वो नहीं हो रही। अभी उसमें बदलाव आया। मैं इसका मतलब ये नहीं है कि संपूर्ण बदलाव आ गया, वो क्राइमलेस सिविलाइजेशन हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हम प्रयत्न कर रहे हैं, सुशासन की ओर प्रयत्न कर रहे हैं, और इसमें हम किसी को बायस मोड में नहीं देख रहे जी जावेद जी। तो ये सबका साथ सबके विकास की वाली बात है कि जो भी गुने हो रहे हैं वहां पे वो गलत है और उसके सामने कार्यवाही होनी चाहिए। वो हमारा रवैया है भारतीय जनता पार्टी। उसमें कुछ कुछ होया होगा जो खेदजनक है, जिसे हम संवेदना से हुए। आपके और यहाँ पर जावेद जी आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर यूपी विधानसभा चुनाव की बात हो रही है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपना पूरा दमखल लगा दिया है। उन्होंने अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की है, जिसमें सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें, अगर हम मनमोहन सिंह की, गुलाब नबी आजाद की बात करें, सीएम की बात करें राजस्थान के गहलोत की हो, या फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, 30 नेताओं की एक सूची जारी की है कांग्रेस ने। क्या लगता है कितना बेनिफिट होगा कांग्रेस को? मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि 10 तारीख के बाद चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। कांग्रेस हर सीट पर पुरजोर तरीके से लड़ रही है और हर तरीके से भाजपा के झूठ की पोल खोल रही है। डोर टू डोर हमारी कैंपेन चल रही है। महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और जो उत्तर प्रदेश की माताएं और बहनें हैं, आप उनकी सोच को, उनकी समझ को हल्के में नहीं ले सकते। ये आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो महिलाओं को बहुत हल्के में लेते हैं। इस बार ये चौंक जाएंगे, जी, इन्हें लेकिन पता वहां पर लगेगा। बात करें तो और कहीं ना कहीं मायावती खुद ऐसा मान रही है कि शायद कांग्रेस का रोल एक सिर्फ वोट काटने वाला रहेगा। मायावती तो बिल्कुल साफ होने वाली है। महिला है। मायावती जी का गेम खत्म होने वाला है। यहाँ पे कांग्रेस ही टक्कर देगी, यहाँ पे भाजपा को, आप देख लेना। समाजवादी पार्टी जी को जान के दिखाया गया है कि बहुत आगे चल रहे हैं और ये टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमीन पर कांग्रेस ही दिख रही है, क्योंकि कोरोना काल में पिछले 5 साल में अगर इस जी, भ्रष्टाचारी पर सरकार से ज्यादातर कोई दलों लड़ा की है बात तो करें तो कहीं कांग्रेस ना लड़ी कहीं है। उन्होंने तो अखिलेश जी का दामन थाम लिया है। अगर भाजपा के कुछ विधायकों की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं बीजेपी को में, चलो कुछ उनको अनबन हुई, लेकिन उन्होंने थामा सपा का दामन। प्रश्न ये भी है कि क्यों वो कांग्रेस में नजर नहीं आए, क्यों कहीं वो और नहीं गए। और अखिलेश यादव की बात होती है, मुलायम यादव की बात होती है, तो उनकी बहू अपर्णा यादव जिन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा, उनके पास ऑप्शन भी था कि वो प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वहां पर भी जा सकती थी। हम किसी को अपनी पार्टी में नहीं ला सकते ना, वो उनका आकलन है। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं
उत्तर प्रदेश में बहुत उथल पुथल होने वाला है। और जो दिखाया जा रहा है कि अखिलेश बनाम योगी, ये बिल्कुल जी झूठ है। यहाँ पे जनता बनाम योगी है। यहाँ पे जो पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने सड़क पर संघर्ष किया है, कोरोना काल में आपने देख लिया होगा कांग्रेस के लोगों ने कितनी मदद की है। और 800 से लेके 1000 बस तक प्रियंका गांधी ने बॉर्डर पे लगाई थी, लेकिन योगी जी ने मजदूरों को पैदल चलने पे मजबूर किया। हमारी बसों का प्रयोग नहीं किया गया। हर तरीके से कांग्रेस ने ही मुद्दों को उठाया है, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो। जितने भी उत्तर प्रदेश के अहम मुद्दे थे, शिक्षा भर्ती हो, पेपर लीक हो, जितनी भी बातें अखिलेश जी तो सो रहे थे। 5 साल में अखिलेश जी कहां थे? कहीं नहीं थे। वो तो अचानक से पैराशूट से भी आ गए हैं और माहौल बना रहे हैं, जो कि जनता में उनका कोई संदेश नहीं है। यहाँ पर यही मुहिम चल रही है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% हम टिकट दे रहे हैं। भाजपा तो 9% भी नहीं दे रही है महिलाओं को। 8% पे भी आखिर में जब लिस्ट आएगी फाइनल तो 3% पे रह जाएंगी महिलाएं भाजपा में। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है, सशक्त करना चाहती है और उनको चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश चलाए। जी उर्विश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, अभी के चुनाव में जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप ये बात है कि हर एक दल में नकारात्मकता कितनी है और सकारात्मकता कितनी है। और उसमें मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मकता का पल्लू बहुत ही भारी है। अभी इस चर्चा के दौरान भी हम देख रहे हैं कि सारी नकारात्मकताएं आ रही है। हमने एक भी सकारात्मक इश्यू अभी तक हमने देखा नहीं है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का यूपी के लिए जो कमिटमेंट है उसके 2 एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूँ जी कि यूपी के मेजर ध्यानचंद जी, जो विश्व के सबसे बड़े ऑल टाइम ग्रेट हॉकी प्लेयर में माने जाते हैं, जिनको हॉकी के डोनाल्ड ब्रेडमैन कहे जाते हैं, उनके नाम से हमने खेल रत्न अवार्ड किया, उनको सम्मान दिया है। यूपी को सम्मान दिया है, दूसरा कि इंडियन आर्मी को सम्मान दिया है। तीसरी एक बात हमारी ये है कि किसान की बात, तो जी किसान के लिए हमने क्या यूपी में किए हुए वो बहुत बड़ी बात है। गन्ने की किसान की बात आप ले लो, तो हमने दुनिया में सबसे पहले हमने इथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल में मिक्स करके किया। वो इथेनॉल जो है वो 3700 करोड़ तो बकाया है इनका गन्ने जो किसानों का। बेनिफिट है, आप मुझे लेट मी कंप्लीट कालू जी, फिर आप आपकी बात बताइए। तो गन्ने के पेट्रोल में मिक्स होने से 10% कंपोनेंट बनने से गन्ने के किसानों को आय में काफी वृद्धि हुई है। एक नया एक पैटर्न बन रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसका सीधा फायदा हमारे किसान को होने वाला है। और उत्तर प्रदेश में ये देखा वो भारतीय जनता पार्टी। जी जावेद जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूं कि आप किसानों की हित की बात बता रहे हैं। खाद का कट्टा 2000 रुपए का हो गया है, डीजल 90 पार है। और 2022 में प्रधानमंत्री जी ने गला फाड़ कर चिल्लाया था कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी, लेकिन यहां तो जी खर्चे डबल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल से गला फाड़ के बताया था कि हम गरीबी हटाने वाले हैं, लेकिन 2015 में उत्तर प्रदेश की 30% जनता, जैसा मैंने आपको बताया, वो गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी। इसके बावजूद भी कि वहां के 9 तो आप प्रधानमंत्री दे चुके थे, तो ऐसा क्यों हुआ? जी इसलिए कालू जी, हुआ आप कुछ क्योंकि कहना चाह रहे थे? जी आप भी उर्वेश कुछ जी, कहना शायद चाह रहे मुझे थे कालू लगता है जी? कि आज के नए आंकड़े जो न्यूज़पेपरों में आए वो आंकड़े पढ़ के नहीं आए। देश की जो गरीब जनता थी और गरीब हो गई है, और जो अमीर थे वो सबसे ज्यादा अमीर हो गए, उसको मालूम नहीं। उर्वेश जी पुराने आंकड़े लेकर आए हैं। मेरा कहने का बात यह है कि अभी वो पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार के दौरान कैंपेनिंग में एक ही बात करते हैं, दंगे की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, गुंडा राज की बात करते हैं। मैं बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा दंगे का अगर अनुभव किसी को है तो उसके सीएम और डेप्यूटी सीएम को है। आप इलेक्शन कमीशन में जाके उसकी जो अभी की हुई एफिडेविट उठा ले, सबसे ज्यादा दंगे का केसेस उसके ऊपर है। उसका वो उसकी बात नहीं करते। वो कहते हैं कि दंगे
केराना में पलायन की बात करते हैं, लेकिन अपनी एफिडेविट उठाकर आप देख ले तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है कि खुद ही दंगे करवाते हैं, खुद ही भाषण भड़काऊ भाषण देते, उसके भाषण का वीडियो उठा के देख ले, भड़काऊ भाषण, पूरी नेगेटिव कैंपेनिंग भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है और यही कैंपेनिंग पूरे देश के अंदर उसने करके सत्ता हासिल की है। लेकिन वो आज पूरा एक्सपोज हो गई है, जनता जाग चुकी है, जनता को मालूम पड़ गया ये चुनावी जुमले नहीं चलते। इसी का नतीजा है कि आज उसके धारासभ्य हो, विधायक हो, सांसद सभ्य हो, उसको घर घर जाने में दिक्कत आती है, गांव के गांव उसके लिए दरवाजे बंद करके बैठे हैं। उसके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपमानित महिलाएं करती है, चुनावी वादे याद कराती है, गिनवाती है, उसके पास जवाब नहीं है। पीएम की रैली में भीड़ नहीं आती तो सरकारी मशीनरी को यूज करके भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की जाती है, वो उसको मालूम नहीं है। जो अभी उर्वे जी पूरी बात कर रही है उससे किसी जनता को लेना देना नहीं है। जनता को इस बात से लेना देना है क्या महंगाई कम हुई, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं, बेरोजगार लोग उसको रोजगारी मिली कि नहीं, आपने कितने करोड़ रोजगार देने की वादा किया था और कितने को रोजगारी आप दे पाए उसकी बात करो ना। कोरोना के दौरान पूरे उत्तर प्रदेश में मिसमैनेजमेंट हुआ उसकी बात कोई नहीं करता। अगर कुछ पॉजिटिव बात करने के तो कोरोना के दौरान जो मॉडल उसने अपनाया था योगी जी का, अगर मॉडल सफल है तो उसकी बात चढ़े चौक करनी चाहिए, जनता के बीच में जाकर वो बात करनी चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ जलपा जी, ये पूरा अभी वर्चुअल रैली चल रहा है, पूरा सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चल रही है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की व्यूअरशिप भी डेली दिन प्रतिदिन डाउन होती है। उर्वे जी को मालूम नहीं है, खुद उसकी सोशल मीडिया टीम एक्सेप्ट कर चुकी है कि हमारी व्यूअरशिप कम होती जा रही है, दिन के दिन जितने भी दिन आगे जा रहे हो कम होती जा रही है। जहां तक ओपिनियन पोल की मैं बात करता हूं तो कोई किसी पार्टी ने इसका विरोध इसलिए किया है कि जलपा जी पूरा आप देख लो कोरोना का मिसमैनेजमेंट आपके सामने है। किसानों के खिलाफ 3 किसान कानून लागू कर दिए थे और फिर वापस लेने पड़ा, वो निष्फलता है। किसानों को जो आंदोलन करे उसको कुचल दिया जाता है, वो दाखिला है, उन्नाव है, हाथरस है। मतलब आप पूरा उठा लो। सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कानून व्यवस्था निभानी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, दुरुस्त करनी चाहिए, वो नहीं कर पाई। आप हाथरस उन्नाव का घटना आपके सामने है। सरकार को किसानों की आवक डबल करनी थी तो आवक डबल हो गई, आवक डबल होने की तो बात नहीं है। गन्ना किसानों के जो और प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर उसके अलग इस्तेमाल करके उसकी आय डबल करने की बात थी, तो मैं बताता हूँ जितनी आय आ रही थी उसमें भी हाथ में तो किसानों को कुछ नहीं आ रहा। करोड़ों रुपया अभी बकाया बाकी है, इलेक्शन माथे पर करोड़ों रुपया बकाया बाकी है। अब आप बिजली का हाफ रेट करते हो तो 4.5 साल तक क्यों नहीं किया? अगर आपने सही में सुशासन किया है, जनता के लिए काम किया है, तो जनता के बीच जाकर ये पलायन की बात नहीं करनी चाहिए, दंगे की बात नहीं करनी चाहिए। सही में आपने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है तो फिर आप अभी भी बोलते हो कि आप माफिया को टिकट दे रहे हो। अरे भाई, समाजवादी पार्टी अगर किसी माफिया को टिकट दे रही है तो उसको आप जेल में डाल देना चाहिए। 4.5 साल तक आपके पास वक्त था, उसके खिलाफ केस करके पुरानी फाइलें खोल के उसको जेल के अंदर होना चाहिए। समाजवादी पार्टी टिकट दे ही नहीं पाती, लेकिन वो काम आपने किया नहीं है। उल्टा आपकी पार्टी के अंदर अनेक गुना माफिया पैदा हो गई है। गोरखपुर में सबसे बड़ा माफिया है, वाराणसी के अंदर सबसे बड़ा माफिया राज चलता है। खनिजों की चोरी होती है, रेती की चोरी होती है, सारा नेक्सस है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है उत्तर प्रदेश के अंदर। सामान्य आधार कार्ड निकलवाने जाए तो भी 200 रुपया घूस देनी पड़ती है, वो उसका सुशासन है, कुछ बोलने लायक चीज नहीं है। इसीलिए आज की तारीख में दंगे, अन्ना, जिन्ना, पाकिस्तान, हज की बात करनी पड़ती है। आप बात करो ना, जो मुझे लेना देना, जो जनता का सरोकार है उससे बात करो ना। कितनी रोजगार दी, वो आंकड़े आप जाहिर करो। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने मर्डर हुए पिछले 4.5 साल में, वो आप जाके बताओ ना जनता को कि आपने सही में कानून व्यवस्था दुरुस्त की है कि नहीं। आप कंपैरेटिव आंकड़े दिखाओ ना, पिछले 5 साल में जो हुआ और उसके अगली सरकार ने जो किया उसके कंपैरेटिव मॉडल आप जाके दिखाओ ना। आप बातें करते हो हमने ये कर दिया, वो कर दिया, आपने कुछ नहीं किया है। इसीलिए आप आज को जिन्ना का सहारा लेना पड़ता है, पाकिस्तान के प्रति आपको प्रेम हो जाता है। यही कारण है आप मंदिर से आगे जाके कुछ बोल नहीं सकते। आपने रोड रास्ते का डेवलप नहीं किया, जो भी एक्सप्रेस हाईवे का भी ओपनिंग किया वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की देन है। आप जो विमान एयरपोर्ट बता रहे हो वहां पे भी मिट्टी उड़ रही है, और जो विमान वो एयरपोर्ट का जो आप इमेज बताते हो फोटो, वो तो दूसरी कंट्री का एयरपोर्ट है। आप क्या साबित करना? फैक्ट्री यूएस की है, जो फ्लाईओवर का फोटो फ्रंट पेज में लगा था वो वेस्ट बंगाल के। यानी कि आपके पास दिखाने लायक कुछ है ही नहीं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक रोड का ओपनिंग किया, वहां जाकर मालूम पड़ा कि वो रोड बनी नहीं है, ओपनिंग कर दिया। विकास किया होता तो असली रोड का ओपनिंग होता ना। आप असली बात करो। मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी है, यहाँ पर यूपी के विकास की बात हो रही है। पॉजिटिव बात है, कितने युवा को रोजगार दिया, पॉजिटिव बात है।
जी उर्विश जी, विकास की बात हो रही है जी। यूपी में, कितना जी, विकास हुआ? विकास की बात हो रही है जी। और मुद्दों की बात हो रही है, तो सबसे मेरा सवाल पहला ये है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली के अलावा आपके पास कौन सा सकारात्मक मुद्दा है जो जनमानस में उभर के आया है? नंबर वन। रोजगार की बात दूसरी करो ना। बात जो हर एक आप पॉलिटिकल पार्टी आप रोजगार की बात करती है। सुन लीजिए आपके कालू जी, पास अब उर्विश जी बोल रहे हैं, आईटी उनको सेक्टर भी नोएडा सुन पूरा लीजिए। आईटी से भरा हुआ है। आपके पास क्या क्या योजना है बताओ ना। उर्विश जी युवाओं का को उर्विश IT जी सेक्टर में उर्विश जी कुछ बोल 22 रहे हैं, लाख कालू जी आप सुन लीजिए। जॉब्स वैकेंसी है आपके पास कोई कालू योजना जी है वो क्या? आपके समय में बीच में नहीं बोले, आप भी उन्हें सुनने का आग्रह रखिए। मेरी बात पूरी करने दो। दूसरा मुद्दा मैं विकास के नाम पे आपको बता रहा हूं कि 2016 में अखिलेश जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस का वो किया था, इनॉग्रेल किया था। और योगी जी के आने के बाद उन्होंने पहली मीटिंग में उन्होंने रिपोर्ट पूछा कि क्या हुआ इसका, तो बोले कि जीरो प्रोग्रेस। जीरो प्रोग्रेस 6 महीने के बाद वो प्रोग्रेस इतना बड़ा जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट वो कैसे हो सकता है? इन्होंने 1 साल में वो कंप्लीट करके वो प्रोजेक्ट किया। हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया है वो मिशन को कंप्लीट करने का रवैया है। हमने बताया था कि राम जन्मभूमि यहाँ है, हम मंदिर यहीं बनाएंगे, तो हम ये मंदिर बना रहे हैं। ये मंदिर कोई धर्म की बात, अकेली धर्म की बात नहीं है, ये सुशासन की बात है, सभी धर्म की बात है, सभी लोगों की बात है कि वहाँ की जो परिस्थिति जो है, जो माफिया राज जो 65 सालों से चलता था, जो 30% जनता गरीबी के नीचे जीती थी, उनको ऊपर आने के लिए एक सिंसियर एफर्ट हो रहा है। इसीलिए वो एफर्ट को पालने के लिए आपके पास मुफ्त बिजली के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिजली का कार्यक्रम जो है सबसे पहला गुजरात में मोदी जी ने 2001 में किया था। उससे पहले भी उनके प्रयत्न हुए थे, लेकिन बिजली का हमारा प्रायोरिटी ये है कि हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के घर बिजली पहुंचे। वो सबसे बड़ा हमारा प्राथमिकता है। एक टैक्स पेयर के पैसे से बाकी के लोगों को मुफ्त कुछ देना, वो एक मास करप्शन से आगे कुछ भी नहीं है। और वो अभी दुनिया की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में मिल रही है। ये चाहते हो आप गरीब जनता को लूटा जाए? आप कोई भी चीज, आप हर चीज मुफ्त दोगे टैक्स पेयर से लेके, तो वो कोई लोकतांत्रिक आपके सांसद जो है मुफ्त में बिजली 25,000 का बिल सरकार भर देती है, तो जनता का क्यों नहीं? जनता के पैसे से अगर मंत्री का बिल भरा जाता है तो सामान्य जनता का बिल क्यों ना माफ हो जाए? भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे भारत में सभी गांवों में बिजली का जोड़ के कनेक्शन दिया हुआ है। कोई भर पाना चाहिए ना। इतनी महंगी बिजली का बिल कौन भरेगा? वो दीजिए ना। हर घर गैस सिलेंडर वो मुफ्त में हमारी दिए, उसका रिफिल कौन करवाएगा वो भी बता दीजिए। हमारी प्राथमिकता मुफ्त बांटने की नहीं है। हमारी प्राथमिकता ये है कि हर नागरिक को सक्षम बनाए, उनका परचेसिंग आपकी पावर प्राथमिकता केवल जनता को लूटने की है। 40% लोगों की ज्योति जी आय आपकी और खत्म यहाँ हो पर गई आना है। चाहूंगी। यहाँ पर हम मुद्दे तो सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर यूपी की बात करें, क्योंकि जो भी जीता वही सिकंदर कहलाएगा और वही यूपी का 5 सालों के लिए वहां पर राजा कहलाएगा। यूपी में कई ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी, अगर उसके ऊपर गौर करें तो शायद यूपी की बात करें तो पूरे देश में उसका योगदान और ज्यादा बढ़ सकता है, अगर मैं फाइनेंस की ओर से देखूँ तो और तंत्र की ओर से देखूँ तो। जल्पा, मुझे समझ में नहीं आता कि राजकीय पक्ष ये धर्म आधारित राजनीति से उबरना चाहते भी हैं या नहीं। क्योंकि जब मुझे याद है 18 साल पहले जब मोदी जी गुजरात की राजनीति में नए नए आए थे, तब उन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए थे कि आज से ये धर्म या जाति आधारित ना टिकट बटेगा, ना मुद्दे उछलेंगे, पर पूरा पूरा सिर्फ शासन व्यवस्था और समस्याओं पे होगा। और जनता ने इस बदलाव को बहुत खुशी से ना सिर्फ एक्सेप्ट किया था, बल्कि उनको 2-2 टर्म तक पूरी मेजोरिटी से जीताया था। बावजूद उस वक्त सारे प्रवाह उनके खिलाफ थे। भाजपा के खुद अंतर असंतुष्ट पूरी खेमा बना हुआ था उस वक्त मीडिया उनके खिलाफ था और उस वक्त केंद्र सरकार भी अलग थी। लेकिन सारे प्रवाह से उल्टा तैर के वो अगर बहुमती से जीते थे तो सिर्फ इसलिए कि उनकी बातों में उस वक्त एक वजन था और वो करते थे। अपनी स्टेज पर अपने पास
कोई विवादास्पद व्यक्ति को स्थान नहीं देते थे। पूरी मतलब ध्यान रखते थे कि उस तरह का कोई इंसान उनके साथ शेयर ना करे स्टेज। जी और इस बात का बहुत पॉजिटिव रुख हुआ था। लेकिन फिर 10 साल के बाद जब वो देश की राजनीति में प्रवेश किया, तब भाजपा का रुख क्यों बदल गया? क्योंकि उस वक्त भाजपा को ये गुजरात के मॉडल के आधार पर ही देश ने चुना था कि शायद यहाँ भी वो अप्लाई होगा। लेकिन मुझे दुख होता है ये जान के कि एक बार केंद्र में जाने के बाद भाजपा की पूरी नीति, पूरा रुख बदल गया है, पूरी दिशा। तो वो एक तरह से मतलब दुख होता है कि एक बहुत उम्मीद बंधी थी, तो वो उम्मीद टूटने का दर्द होता है कि उस वक्त कहीं कुछ बदलाव नजर आ रहा था। क्योंकि जब देखें 2014 से पहले जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था या निर्भया का आंदोलन हुआ था, तो उस वक्त कांग्रेस मूक बैठी थी, उस वक्त कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। तो उस वक्त भाजपा ने विपक्ष का रोल बखूबी अदा किया था। लेकिन मैंने फिर पाया कि जब कोई पक्ष विपक्ष में होता है तब बहुत आदर्श होता है, आदर्श बातें होती है। लेकिन जब जनता उनको वोट देके सत्ता में बिठाती है, तो वो जो सत्ता का मद होता है, ईगो, अहम, तो वो हर पक्ष में आ जाता है। उस वक्त यूपीए सरकार में कांग्रेस में वो अहम देख रही थी, और वही अहम अब 1.5 गुना भाजपा के पक्ष के नेताओं में दिख रहा है। तो फिर बदलाव कहाँ हुआ? जनता ने तो बदलाव के आशा के साथ उनको वोट दिया था, और उस वक्त गुजरात मॉडल को बहुत प्रोजेक्ट भी किया गया था। लेकिन जब देश की राजनीति में आके पूरा जैसे भूल से गए हैं, तो मुझे बार बार उनको याद दिलाना। अब मुझे खुशी होती है कि आपके इन मीडिया के माध्यम से मैंने बार बार कहा था कि जब कोरोना में हर चीज ऑनलाइन हो सकती है तो कैंपेनिंग क्यों नहीं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि चुनाव आयोग का अपना डिबेट हुआ था, और उस वक्त मैंने कहा था कि अब चुनाव आयोग को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, अब उसी को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पक्ष रैलियां करने से बात नहीं आएगा। और मुझे खुशी है कि इस बात पे अब अमल हुआ है, तो इसकी जरूरत है, और इससे अब ट्रेंड भी पता चलेगा। अब रही बात पोल की, तो ये पहले भी इलीगल था, और अगर इस तरह के पोल किए जाते तो वो एक इलीगल चीज है, क्योंकि चुनाव के परिणामों पे जनमानस पे ये चीज असर डालती है। तो मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि इस तरह के पोल भले ऑफिशियल ना सही, अनऑफिशियली, लेकिन इस तरह के आप रिलीज नहीं कर सकते। पहले बहुत स्ट्रिक्टली बैन थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें भाजपा है वो खोलने की कोशिश कर रहा है लूप होल। लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, क्योंकि चुनाव ठीक है आप जीतो या उसके लिए लड़ो, लेकिन जो एक तरह से आप रास्ता है वो पूरा पूरा आप उसको वो नहीं कर सकते, ओवरकम नहीं कर सकते। एक सीमाएं रहनी चाहिए, शब्दों की भी, निवेदनों की भी, और इस तरह की नीतियों की भी। आप बार बार इलीगल इस तरह से करके भी फिर किसी ने अप्लाई करने की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? आप इस तरह के काम ही क्यों करते हो? क्या वो पक्ष उनको पता नहीं है कि इस तरह का अलाउड नहीं है? तो आप एक तरह से एक बार कर दिया, फिर भले वापस ले लो, लेकिन उसकी असर तो एक बार जनमानस में होने लगेगी। तो इस तरह की थोड़ी तो अब नीतिमत्ता हर पक्ष को रखनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों हिंदुओं के लिए मंदिर की बात की जाती है, और क्यों मुसलमानों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की दुहाई देना जरूरी है। क्या यहाँ पे हर इंसान हिंदू या मुस्लिम होने से पहले भारतीय है, और हर समस्या का सामना हर धर्म के लोगों को करना पड़ता है। तो मेरी बार बार विनती है राजकीय पक्षों से कि आप ये हिंदू मुस्लिम का रहने दो, इसको एजेंडा में मत लाओ। आप विकास की, मुद्दों की, समस्याओं की बात करो। आप रणनीति क्यों पेश नहीं करते कि भाई हम रणनीति ये अपनाएंगे? जी बिल्कुल, किसी के पास कोई रणनीति नहीं है, सिर्फ मुफ्त के वादे हैं। या हाँ, अब जैसे 40% रिजर्वेशन का वादा है, लेकिन जब डिसीजन मेकिंग कमिटीज बनती है उसमें कितनी % महिलाएं होती है? तो जब डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की आवाज नहीं होगी तो फिर उस रिजर्वेशन का फायदा क्या है? क्योंकि होता यह है कि रिजर्वेशन की सीट पे लगभग जो सत्ताधारी उस वक्त पुरुष का दबदबा होता है वो उनकी घर की किसी महिला को दे दिया जाता है, लेकिन बैक स्टेट पे सारा कारोबार तो वही संभालते हैं पुरुष,
क्योंकि डिसीजन मेकिंग में कहीं किसी स्त्री को आवाज नहीं उठाए और न ही कमिटीज में लेडीज को दिया जाता है शेयर, तो फिर इस रिजर्वेशन का क्या फायदा है। तो लोगों को, मैं प्रजा को यहाँ से अपील करती हूँ कि आप ये नेताओं के किसी भी पक्ष के वचनों में ना आए, ना धर्म के मुद्दों में पड़े। आप रणनीति पूछे कि भाई आप बने तो आप करने क्या वाले हो, और उसके बाद आप वोट दे। मेरी यही अपील है चाहे जनता से। जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था यूपी चुनाव 2022, जिसमें हम आक्षेप प्रत्याक्षेप दिख रहे हैं। कभी जिन्ना देखा, कभी हमने अबूजान देखा और पाकिस्तान की एंट्री। कोई भी राजनीतिक पार्टी एक मौका नहीं छोड़ रही कि कैसे सामने वाले पर तंज कसा जाए या उकसके आस्के का प्रत्याक्षेप किया जाए। यहाँ पर हमने ये भी देखा कि कहीं ना कहीं टिकट न मिलने पर नाराज विधायक एक दल छोड़कर दूसरे दल में जा गए, तो किसी ने आत्मदाह करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं अपना नामांकन पत्र खारिज ना हो जाए उस चक्कर में भी कई लोगों ने आत्मदाह की, कहीं ना कहीं कोशिश की। कहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि सीएम आवास के बाहर परिवार के साथ वो आत्मदाह करेगी। यानी यूपी की राजनीति में ये बार हम देख रहे हैं कि बस चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी व्यक्ति के लिए टिकट पाना बहुत ज़रूरी है या फिर कैसे भी करके उसे सियासत में बने रहना है, लेकिन ये जनता तय करेगी कि आखिरकार यूपी पे राज कौन करेगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।